हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस थियरी कॉलोनियलिज्म की। कॉलोनियलिज्म ये एक ऐसी पॉलिसी है और एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें ताकतवर देश और ताकतवर लोग कमजोर लोगों को और कमजोर देशों को अपना शिकार बनाते हैं, उन पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। अगर इस वर्ड की बात करें कि जो कॉलोनियलिज्म थियरी है, अगर वर्ड की तरफ हम जाएं तो कोलोनस ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फार्मर कॉलोनिया। और आसान कर कर अगर इसको बोलेंगे तो इसका मतलब होता है फील्ड या प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी वो जगह जहां पर एक किसान अपनी खेती बाड़ी के काम अंजाम देता है। तो कॉलोनियलिज्म ये बेसिकली एक पॉलिसी है और एक तरह की प्रैक्टिस है। ये एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी नीति है जिसमें अमीर लोग, पैसे वाले लोग, ताकतवर लोग, पावरफुल लोग कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं और उनके देशों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। जबकि कॉलोनस ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब फील्ड होता है, मैदान से होता है। कोलोनिज्म को अलग अलग तौर पर लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कोई इसको इकोनॉमी के हिसाब से पढ़ता है, कोई इसको पॉलिटिक्स के हिसाब से पढ़ता है, और कोई कैसे। लेकिन हम इसकी स्टडी करेंगे एज अ लिटरेरी थियरी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इसको एज अ लिटरेरी थियरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो एज है, जो कोलोनिज्म का जो पीरियड है, उस समय का जो टाइम काल है, तो ये उस लिटरेचर को, उस साहित्य को डील करेगा जो अमेरिका से रिलेटेड हो, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या अफ्रीका से हो। क्योंकि हम जानते हैं कि बेसिकली अमेरिका भी यूरोप की एक कंट्री बना है, ऑस्ट्रेलिया भी उनकी एक कॉलोनी, इंडिया पाकिस्तान यहाँ तो बहुत ज्यादा कॉलोनी यूरोपियन की आबाद थी, और इस तरह से अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा कॉलोनी लोगों ने बनाई हुई थी। तो ये जो लिटरेचर है जो कॉलोनिज्म से रिलेट करता है, वो बेसिकली अमेरिकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर या फिर अफ्रीकन लिटरेचर है। और इस समय का जो लिटरेचर है उसको पढ़कर ही हमें ये पता चलता है कि किस तरह से अंग्रेजों ने नेटिव जो पीपल हैं, वहां के जो बाशिंदे हैं, रहने वाले लोग हैं, उन पर किस तरह से जुल्म क्या है, अत्याचार क्या है, और उनको सप्रेस किया है। तो कह रहे हैं कि इस समय का जो लिटरेचर है वो बेसिकली क्या है, वॉइस ऑफ नेटिव, कि वहां के रहने वाले लोगों की आवाज है, वहां के रहने वाले लोगों की अपनी वॉइस है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ। इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ये कह रहे हैं, और ये ईस्ट और वेस्ट का एक संघर्ष है ना। ईस्ट बोले तो जो हमारे जैसे कि इंडिया पाकिस्तान ये जो है ये ईस्ट में आते हैं, एशिया, और जो वेस्ट है ये यूरोप कहते हैं। कि ये जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके बीच में जो एक संघर्ष चल रहा था। संघर्ष किसको लेकर? रिलीजन का संघर्ष, पैसों का संघर्ष, इकोनॉमी का संघर्ष, है ना, और एक दूसरे के जो जमीन है उन पर कब्जा करने का संघर्ष। जो संघर्ष चल रहा था ईस्ट और वेस्ट, बेसिकली ये कॉलोनिज्म थ्योरी के अंदर ही आता है। जब जब भी बात मॉडर्निटी की होती है तो उसी समय हम कॉलोनिज्म को भी इससे रिलेट कर देते हैं, यानी मॉडर्निज्म और कॉलोनिज्म ये बेसिकली एक ही साथ हम इनको स्टडी करते हैं। देखते हैं कि मॉडर्निटी का मतलब ये है कि मॉडर्निटी में ये कहा गया कि आप जितना हो सके इतना प्रॉफिट कमाएं, किसी भी तरह से आपको प्रॉफिट कमाना है। लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी कि आपके पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, आपके पास काम करने वाली लेबर कहाँ से आएगी, मजदूर कहाँ से आएंगे, कच्चा माल कहाँ से आएगा। तो ये सबसे पहला सवाल खड़ा हुआ। तो मॉडर्निज्म ने किस चीज पर जो है जोर दिया था? रैशनल और ऑप्टिमल पे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा सवाल आ जाता है वो आता है रिसोर्सेज का, और इसीलिए जो मॉडर्निटी है उसका लिंक जुड़ जाता है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म। यानी जब आप पैसों की बात करने लगते हैं तो वो जुड़ती है थियरी जाकर कैपिटलिज्म से। और इस तरह से जो प्रॉफिट है, जो कैपिटलिज्म है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये कहा गया है कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो कॉलोनियलिज्म है और जो मॉडर्निटी है वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं? इसलिए इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, और दूसरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी इन चीजों को जब हम आपस में रिलेट करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों थियरी का मतलब एक ही था,
कोलोनिज्म में क्या हो रहा था, कोलोनिज्म में भी तो ये हो रहा था कि अफ्रीका से लोग को ले जाया जा रहा था। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया से मसाले ले जाए जा रहे थे, यहाँ से कपड़ा लेकर जाया जा रहा था, है ना, और बहुत सारी चीजें। तो इस तरह से जो रिसोर्सेज थे वो यूरोप के अंदर लेकर जाया जा रहा था। और अगर मॉडर्निटी की हम दूसरे पहलू पर गौर करें, उसकी दूसरी साइड पर गौर करें, तो पता ये चलता है कि मॉडर्निज्म में ये भी कहा गया था कि आप अपने देशों को एक्सपेंड करो, आप अपने रिसोर्सेज को भी एक्सपेंड करो, आप अपनी मार्केट को दूसरे देशों में लेकर जाओ, आप अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको दूसरे देशों में लेकर सेल करो। तो हर तरफ से एक्सपेंडेड, यानी आप एक्सपेंड करें अपनी मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी जो जमीन है अपनी जमीन को भी अपने देश को आगे बढ़ाएं, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एक तरफ तो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था और दूसरा एक्सपेंशन का सिलसिला चल रहा था। कह रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ग्रेटर बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट है उसको कमाने के चक्कर में लग रही थी, रिसोर्सेज के पीछे लग रही थी। और दूसरी तरफ जो यूरोप के बाहर के जो दूसरे देश हैं, छोटे मोटे देश, गरीब देश, वहां से लेबर को इकट्ठा कर रही थी। और दूसरी जो आपको याद रखने हैं, आप कोलोनिज्म थियरी को पढ़ रहे हैं तो उसमें दो वर्ड जो है ये टर्म मॉडर्निज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके माइंड में होने चाहिए। मॉडर्निज्म तो आपने रिलेट कर लिया है कि मॉडर्निज्म कैसे जो है रिलेट करेगा कोलोनिज्म से, आप इनकी बेस पर बोल सकते हैं। जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है कोलोनिज्म के अंदर। कहते हैं कि 17वीं सेंचुरी के बाद में यूरोप में जो एक मॉडर्निज्म उसकी मांग उठने लगी और उसी के साथ साथ लेबर की मांग उठी कि भाई ये काम करेगा कौन, अगर जहाज में कोयला डालेगा तो कौन डालेगा कोयला, आग कौन जलाएगा, माल कौन तैयार करेगा, तो लेबर की मांग उठी। और दूसरी मांग उठी रॉ मटेरियल की कि जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा, यूरोप इतना सारा थोड़ी कर लेगा अपने अंदर से। लेकिन ये देखा गया कि अब उन देशों को निशाना बनाया गया जहां पर इनको रॉ मटेरियल मिल सकता था। तो दो चीजें हो गई, एक तो इनको लेबर की जरूरत पड़ी और दूसरे इनको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, और तीसरा मार्केट, कि जब हम माल बना लेंगे तो उस माल को बेचना कहाँ है, मार्केट कहाँ की जो है इनको सेलेक्ट करनी है। तो इन तीन चीजों ने, लेबर ने, रॉ मटेरियल ने और मार्केट ने, इन अंग्रेजों को जो दुनिया के दूसरे देश हैं वहां तक इनको पहुंचा दिया था। यूरोपियन मार्केट और जो फैक्ट्रीज हैं वो इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकती थी अकेले यूरोप के अंदर। अब आप अगर अकेले यूरोप के अंदर केवल बेचेंगे अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को, तो वहां पर आप इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। जबकि कोलोनिज्म में इनको करना क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा कमाना है। तो कहा है कि यूरोपियन मार्केट में और केवल वहां की फैक्ट्री में इतना ज्यादा आप प्रॉफिट पैसा नहीं कमा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने जो आसपास के देश हैं, जो आसपास के महाद्वीप हैं, उन पर देखना शुरू कर दिया, यानी उनके बारे में गौर करने लगे कि भाई अगर हम वहां पर जाएंगे तो कैसा रहेगा। तो इन्होंने एशिया, जिसमें इंडिया भी आ जाता है, तो इन्होंने एशिया के ऊपर देखना शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने साउथ अमेरिका को जो उस पर गौर किया और अफ्रीका में इन्होंने गौर किया। तो इन्होंने देखा कि अगर हमें कहाँ जाना चाहिए कि हमारा जो माल है वो भी बिक सके, हमें वहां से रॉ मटेरियल मिल जाए, लेबर मिल जाए, हर चीज हमें कहाँ से मिल सकती है। तो इन्होंने तीन जगहों को देखा, एक तो एशिया को इन्होंने तय किया, दूसरा इन्होंने साउथ अमेरिका को और अफ्रीका को इन्होंने अपनी लिस्ट में डाल लिया। और फिर इस तरह से जो मॉडर्निटी है वो डायरेक्टली जुड़ी हुई थी किससे, वोयाज ऑफ डिस्कवरी। ये कह रहे हैं जो समुद्र के रास्ते से नए नए देशों की खोज की जा रही थी, जैसे कि अमेरिका को खोजा गया और इंडिया को खोजा गया। तो जो समुद्री यानी एक तो ये वजह हो गई कि जो कैपिटलिज्म वो शुरू किया हुआ, तो तीन चीजें तुमने यहाँ पढ़ी ली थी अभी, क्या क्या थी वो, एक तो लेबर की वजह से, दूसरा रॉ मटेरियल की वजह से और तीसरा मार्केट की वजह से। इन्होंने कहा कि इसके अलावा भी एक रीजन रहा, वो है वोयाज ऑफ डिस्कवरी। ये कह रहे हैं कि उन्होंने नए नए देशों की जो खोज की, नए नए देशों का पता चला, तो वो भी इसमें एक अहम कारण बन गया था। और उन्होंने फॉर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में जितने भी देश थे जहां पर भी ना रिसोर्स मिलते गए, इन्होंने उन पर क्या किया, कंट्रोल कर लिया। इंडिया के अंदर इन्हें मसाले दिखाई दिए तो मसालों के ऊपर उनका पूरा कब्जा था। इसी तरह यहाँ पर जो कॉटन है उसके ऊपर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। यानी पूरी दुनिया के अंदर, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जो भी जहां भी ना जो मिला, अपने फायदे की चीजों को इन्होंने वहां से ले लिया।
कह रहे हैं। और जो कोलोनिज्म है वो बेसिकली कहाँ से निकला है, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से वो निकल कर आया है, मॉडर्निज्म के अंदर से वो निकल कर आया है, और इस तरह से जो कैपिटलिज्म है वहां से वो निकल कर आया है। तो कोलोनिज्म थ्योरी अकेली है, लेकिन वो कहाँ से इमर्ज हुई है, कहाँ से निकल कर आई है, कहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, मॉडर्निज्म से, और फिर कैपिटलिज्म से वो थ्योरी निकली थी। कह रहे हैं कि बहुत सारे देश हैं अमेरिका, अफ्रीका के, एशिया के और साउथ अमेरिका के बहुत सारे मुल्कों को इन्होंने अपना निशाना बना लिया। कह रहे हैं कि मॉडर्निटी हैज हिस्ट्रिकली बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द रूल एंड डोमिनेंस ऑफ नेटिव कल्चर्स और बाय नॉन नेटिव यूजुअली यूरोपियन वर्ड से। कह रहे हैं कि मॉडर्निटी क्या है, हिस्ट्री, कि इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। मॉडर्निज्म जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको एक इतिहास, उसका पूरा एक तरह का उसकी हिस्ट्री है, तो हम उसमें देखते हैं कि यहाँ पर एक रूल ये हुआ कि सरकार, यानी रूल कौन चलाएगा, डोमिनेट कौन है और डोमिनेंस कौन है, यानी कौन रूल करेगा और किस पर रूल किया जाएगा। तो ये भी बात यहाँ पर निकल कर आई। अब इन्होंने जैसे जैसे देशों पर कब्जा किया, जैसे इंडिया के ऊपर कब्जा किया, तो ये सवाल आया कि यहाँ पर देश यानी इंडिया को अंग्रेज चलाएंगे या इंडियन चलाएंगे, तो ये भी है। एंड डोमिनेंस ऑफ नेटिव कल्चर, और जो वहाँ की नेटिव कल्चर थी, जैसे कि इंडिया की कल्चर थी, यहाँ की अपनी रीति रिवाज थी, चाहे वो मुस्लिम रीति रिवाज है, चाहे वो हिंदू रीति रिवाज है, दूसरी जितनी भी कल्चर हमारी रीति रिवाज थी, परंपराएं थी, तो इन्होंने क्या किया, उनको डोमिनेट कर दिया, उनको दबा दिया, उनको कहा कि नहीं नहीं ये सब बेकार है। यानी जो व्हाइट नॉन नेटिव मीन्स यूरोपियन लोग थे, जो अंग्रेज लोग गए, जहां भी गए, इन्होंने वहां के धर्म को कहा कि नहीं ये धर्म सही नहीं है, वहां के रस्मों रिवाज को, ट्रेडिशन को, परंपराओं को इन्होंने डोमिनेट कर दिया, यानी उनको कहा कि नहीं ये सही नहीं है। तो ये कहाँ देखा गया, ये मॉडर्निज्म के अंदर देखा गया था। और मॉडर्निटी हैज thus been colonial modernity for many regions or non-white world. Colonialism can be described as the process of settlement by European in Asia, Africa, South America territories. ये कह रहे हैं कि मॉडर्निज्म के अंदर ये भी देखा गया है कि इन लोगों ने क्या क्या पूरी दुनिया की जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उनको कॉलोनी बना लिया, उनको अपने रहने की जगह, कॉलोनी आप समझ रहे हैं कि उनके अंदर अपनी कॉलोनी बना दी। और कोलोनिज्म ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो यूरोपियन लोग हैं, जिसमें अंग्रेज लोग हैं, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो इंग्लैंड के लोग हों या फ्रांस के लोग हों, इन्होंने क्या किया, दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर अपनी कंट्री अपनी कॉलोनी बना ली। वो कॉलोनी कहाँ कहाँ बनी थी, एशिया के अंदर कॉलोनी बना ली, अफ्रीका के अंदर कॉलोनी बना ली, और साउथ अमेरिका के अंदर भी इन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली। जैसे कि इंडिया के अंदर बंगाल में बनाए, बिहार में बनाए, पटना में, इस तरह बहुत सारी कॉलोनी। आगे कहा है कि एक्सप्लोटिव मैकेनिज्म की जो कोलोनिज्म है ये एक्सप्लोइटिव मैकेनिज्म है। एक्सप्लोइट माने एक्सप्लोइट करना, किसी को बिल्कुल बेकार कर देना, किसी को नष्ट कर देना, जैसे कि अंग्रेज करते थे। क्या एक्सप्लोइटेशन क्या क्या करते थे, कह रहे हैं इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो भी रिसोर्सेज थे, जैसे कि इंडिया के अपने रिसोर्सेज थे, मसाले हो या कपड़ा हो या जो भी चीजें यहाँ पर चल रही थी, उनको इन्होंने एक्सप्लोइट कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा, यूज ऑफ नेटिव पीपल, और जो नेटिव पीपल हैं, जो वहाँ के लोग, यानी जिस देश के रहने वाले वहाँ के बाशिंदे हैं, ये लोग उनको भी एक्सप्लोइट कर रहे थे। द कंक्वेस्ट ऑफ टेरिटरी एंड मार्केट, कि इन लोगों की जो टेरिटरी थी, उनके जो रहने के निवास थे, उन पर भी इन्होंने कब्जा जमा लिया, उनकी मार्केट पर इन्होंने कब्जा जमा लिया। और जो लोगों की रेस है, उनकी जो जातियां थी, उनके ऊपर भी इन्होंने कब्जा जमाया। कल्चर, उनकी परंपराओं को, रस्म रिवाज को, ट्रेडिशंस पर भी इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। फॉर्म ऑफ नॉलेज, और जितनी भी, यानी यहाँ तक की जो शिक्षा है, अंग्रेजों ने इंडिया की शिक्षा को भी गलत कहा कि नहीं ये सही नहीं है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडिया के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी चल रही थी अंग्रेजों ने उनको भी सही नहीं ठहराया। पॉलिटिकल सिस्टम, और जो भी इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम था, जहां जहां भी लोग गए वहां का जो भी पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था उसको भी इन्होंने एक्सप्लोइट कर दिया। आप समझ गए, इन्होंने एक्सप्लोइटेशन कहाँ कहाँ किया, इन्होंने ट्रेडिशन को एक्सप्लोइट कर दिया, मार्केट को एक्सप्लोइट कर दिया, इकोनॉमी को एक्सप्लोइट कर दिया, कल्चर को एक्सप्लोइट किया, यहाँ तक कि शिक्षा को एक्सप्लोइट किया, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोइट किया। ये सब चीजों को अंग्रेजों ने कहा कि नहीं ये गलत है, ये किसी काम का नहीं है, तो ये एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे।
और जो यूरोपियन मास्टर थे वो कहते थे, क्या कर रहे थे, पावर टू गवर्न, के वो खुद ब खुद, पहले तो वो वैसे ही ताजिर बनकर आए, मर्चेंट बनकर आए थे, कारोबारी बनकर आए थे, लेकिन खुद ब खुद उन्होंने जो पावर है, जो ताकत है, उसको पजेस कर लिया, उस पर अब हक जमा लिया, यानी पावर को हासिल कर लिया। और जो नेटिव लोग थे, जो बेचारे वहां के रहने वाले गरीब लोग थे, वो क्या हो गए, खुद ब खुद उनके शिकार होते चले गए। These structures thus sustained not merely the use of military and economy, कह रहे हैं कि केवल मिलिट्री और इकोनॉमी केवल चेंज नहीं देखा गया, बल्कि कह रहे हैं सेंट्रल टू इट बट थ्रू एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्कोर्स। यहाँ तक कि हर जगह, ये नहीं कि बस केवल पुलिस में या केवल इकोनॉमी में ही अंग्रेजों का जो है प्रभुत्व रहा, उनकी पावर रही, नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स डायनामिक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि हर जगह अंग्रेज लोग अपना रिप्रेजेंट करने लगे, चाहे वो पॉलिटिक्स के रूप में हो, चाहे वो इकोनॉमी के रूप में हो, चाहे वो ट्रेडिशन के रूप में हो, चाहे वो धर्म की बात हो। अगर धर्म की बात होती थी तो वो कह देते नहीं, मुस्लिम भी नहीं ठीक है, हिंदू भी अच्छे नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी अच्छी है। अगर लैंग्वेज की बात होती थी तो ना तो वो उर्दू को, ना हिंदी को, ना संस्कृत, ना फारसी, बल्कि बोलते थे नो इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स डायनामिक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हर जगह अपना को रिप्रेजेंट करने लगे, एंड डिस्कोर्स, और अपनी जो विचारधारा थी उसको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने लगे। ये था अंग्रेजों का रूल करने का तरीका। नॉन वाइट रेस एंड एथनिक ग्रुप्स इन अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अफ्रीका, ये कह रहे हैं कि नॉन वाइट रेसेस के इस तरह से अंग्रेजों ने क्या काम किया, इन्होंने वो एक पॉलिसी बनाई थी कि डिवाइड एंड रूल, कि इन्होंने अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर कुछ बहुत सारे क्या बना दिए थे, ग्रुप बना दिए थे, ताकि लोग आपस में लड़ते रहें और हम हुकूमत करते रहे। कह रहे हैं ना एथनिक ग्रुप, यानी एथनिक ग्रुप बना दिए। एथनिक ग्रुप माने जो रिलीजियस हो सकते हैं या फिर आपके कल्चरल ग्रुप हो सकते हैं, यानी एक दूसरे को कल्चर के हिसाब से लड़ा दिया, धर्म के हिसाब से एक दूसरे को लड़वा दिया। इस तरह से इन्होंने वहां पर बहुत सारे ग्रुप बना दिए थे। और अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री ऑफ नेशंस लाइक इंडिया एंड कंट्रीज इन अफ्रीका, देयरफॉर वेरी ओपन हिस्ट्री रिटन द डॉक्यूमेंटेड बाय यूरोपियन, के यहाँ तक कि जो इतिहास है, चाहे वो इंडिया का इतिहास हो या अफ्रीका में जो जितने भी देशों पर उन्होंने अपना कब्जा किया, जहां जहां भी लोग गए, वहां के इतिहास को भी इन्होंने खुद ने लिख डाला, वहां के इतिहास को गलत कहा और उसको खुद अपने हाथों से अंग्रेजों ने लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हिस्ट्री जिसको पढ़कर हम अपने टाइम का, अपनी पावर का, अपना आप को ग्लोरीफाई करते हैं, अपने इतिहास को पढ़कर इन्होंने उसी को चेंज कर डाला। Colonial modernity is the conjunction of acts of representation and act of political and economic power। इस तरह से जो मॉडर्निज्म है वो क्या कर रहे थे, पॉलिटिक्स में भी थे और इकोनॉमिक पावर, हर जगह वो क्या कर रहे थे, एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हर जगह वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। 20th सेंचुरी कमेंटेटर फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया, जितने भी 20th सेंचुरी के थिंक कर रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, एम सीजर हो, लियोपोल्ड सेंगोर हो या फिर एल्बर्ट मेमी, ये जितने भी थिंक कर रहे हैं उस समय के, तो क्या करते थे, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, ये बेचारे सब के सब एंटी कॉलोनियल थे, यानी ये हमेशा ही अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे थे, उनको यहाँ से भगाने के लिए आवाज उठाते रहे हैं। टू द रेशियल डायमेंशन ऑफ कॉलोनियल रूल, द इनइक्वालिटीज ऑफ पावर, ये कहते थे कि जो भी कुछ हो रहा है जहां जहां अंग्रेज है वो सब इनइक्वालिटी, यानी समानता नहीं है, असमानता फैली हुई है। अंग्रेज बहुत बड़े बन गए हैं और यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा छोटा इन्होंने बना दिया है। और इस तरह से जो नेटिव वैल्यूज हैं, उनकी जो कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, वो सब के सब क्या किया जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा उन पर रूल किया जा रहा है। यहाँ तक कि ना तो वो इंडियन ना तो अपनी जबान बोल सकते और ना पूरी तरह से अपने धर्म को अच्छा बता सकते। तो अंग्रेज लोग पूरी तरह से उन पर कंट्रोल किए हुए हैं। They interpreted colonialism as a something more than a mere military political power, being the process of cultural domination through representation, discourse and documentation। कह रहे हैं कि इन्होंने इंटरप्ट, यानी कोलोनिज्म में क्या हुआ, इंटरप्ट हुआ, बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेशन हमने अभी ऊपर पढ़ ही लिया था, वही मतलब है इसका भी कि यहाँ पर इन्होंने हर जगह एक्सप्लोइटेशन किया।
कह रहे हैं कि इनकी जो मिलिट्री पॉलिटिकल पावर है, इस ये यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ किया ही, लेकिन इसके अलावा इन्होंने जो कल्चरल डोमिनेशन है उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, हिस्ट्री हो, चाहे लिखने का कोई धार्मिक किताब हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि रामायण महाभारत का भी इन्होंने ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दिया था। तो जितनी भी शिक्षा से रिलेटेड वर्क हो, रिलीजन से रिलेटेड वर्क हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, हर तरफ इन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ था। दिस क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल कह रहे हैं रेशलाइज्ड एक्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लॉ, हिस्ट्री, राइटिंग, लिटरेचर, religion, educational practice provide the opening move or has come to be known एज अ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। ये कह रहे हैं, वही बात आ रही है बार बार कि इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, कानून के अंदर जो हमारा संविधान है, जो कानून होते हैं उसके वो भी अपने हिसाब से बना लिया, हिस्ट्री अपने हिसाब से लिख रहे हैं, लिटरेचर में भी इन्होंने अपना जो है अपने हिसाब से लिखा, धर्म भी इन्होंने इंडियन धर्म को अच्छा नहीं बताया बल्कि अपने धर्म को इन्होंने अच्छा बताया, एजुकेशनल प्रैक्टिस, जो एजुकेशनल सिस्टम है इंडिया का, उस पर भी इन्होंने अपना पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। आप ये देख सकते हैं कि कोलोनिज्म में क्या हुआ था। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन थी, इसकी समरी थी कि कोलोनिज्म में आखिर हो क्या रहा था। अब देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या है। कोलोनिज्म के टाइप्स कहते हैं सेटलर कोलोनिज्म। सेटलर कोलोनिज्म का मतलब ये है कि ऐसी कॉलोनी जहां पर अंग्रेज गए और अपना आपको वहीं पर सेटल कर लिया, यानी वहीं पर जाकर रहने लगे। दूसरा था एक्सप्लॉयटेशन कोलोनिज्म। इसका मतलब यह है कि अंग्रेज लोग गए, वहां तबाही मचाई, विनाश किया और वहां से वापस चले गए। जैसे कि इंडिया में अंग्रेज बसे नहीं बल्कि तबाही मचाई, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और यहाँ से चले गए। इसी तरह कोंगो, ये दो कंट्री है, ये इंडिया और कोंगो, ये है एक्सप्लॉयटेशन कोलोनिज्म में। और फिर आता है सैरोगेट कोलोनिज्म। सैरोगेट कोलोनिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा अपना ही देश बना लिया और वहाँ के जो नेटिव्स थे वहाँ को उनको वहां से निकाल दिया। अमेरिका में तो ये है कि अंग्रेज भी रहते रहे और वहाँ के लोग भी वहां पर बसे हुए थे और अंग्रेज भी बस गए, तो दोनों साथ साथ रह रहे हैं। लेकिन इसराइल ये एक ऐसा देश है कि इन्होंने क्या काम किया, ये खुद वहीं पर सब के सब लोग, इसमें ये भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सैरोगेट में होता क्या है कि अंग्रेज लोग किसी एग्रीमेंट के तहत कोई जमीन ले लेते हैं और उसमें अपने लोगों को बसा देते हैं। ऐसा ही हुआ था कि फलस्तीन से इंग्लैंड ने एक एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने जो यहूदी लोग थे उनको वहां पर ले जाकर बसा दिया था। इसको बोलते हैं सैरोगेट, यानी किसी जमीन पर एग्रीमेंट कर लेना कि ये जमीन हमारी है और वहां पर अपने लोगों को बसा देना। एक है इंटरनल कोलोनिज्म। इंटरनल कोलोनिज्म का मतलब ये है कि एक देश के कोई कॉलोनी होगी, उसका कोई एरिया होगा और वो उस एरिया के ऊपर ही वो पूरा देश डिपेंड करेगा। जैसे कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड क्या जो एक बड़ा इलाका हुआ करता था वो था आयरलैंड। तो आयरलैंड उस समय इंग्लैंड में ही, क्योंकि उस समय ब्रिटेन था, ये ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन, तो जब ब्रिटेन था तो आयरलैंड भी उसका एक हिस्सा था। जैसे कि पहले पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, तो इसी तरह से आयरलैंड जो अब तो एक देश बन गया है अलग से, तो इसी तरह आयरलैंड का जो भी रिसोर्सेज थे उनके ऊपर इंग्लैंड बहुत ज्यादा डिपेंड किया करता था। ठीक है, तो ये आता है इंटरनल कोलोनिज्म में। अच्छा, कोलोनिज्म की क्या कोज रहे, क्या कारण थे कि कोलोनिज्म आया, तो देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स, क्योंकि नए नए जो मार्ग है उनकी डिस्कवरी, उनकी जो खोज हो चुकी थी, तो नए नए मार्ग की खोज हो रही थी, इस वजह से कोलोनिज्म आया। दूसरा क्यों आया, ट्रेड रूट्स, क्योंकि जो बिजनेस के जो नए नए रूट निकल कर आ रहे थे उसकी वजह से आया। इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इकोनॉमी की वजह से, क्यों, क्योंकि मॉडर्निज्म चल रहा था और इसलिए एक दूसरे से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की होड़ सी मची हुई थी, इसलिए आया। और एक वजह है टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि उस समय जो क्रिश्चियनिटी उसको बहुत ज्यादा लोग स्प्रेड कर रहे थे, उसको बहुत ज्यादा फैला रहे थे, तो क्रिश्चियनिटी की वजह से भी कोलोनिज्म आया था। इसके अलावा आप अपनी तरफ साइड कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आया, ठीक है, मॉडर्निज्म की वजह से आया, कैपिटलिज्म की वजह से आया, और भी हो सकता है। कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या फर्क प्रभाव रहा इसका, तो स्लेव ट्रेड के इस वजह से, कोलोनिज्म की वजह से क्या हुआ, जो स्लेव ट्रेड है, जो गुलाम है, उनसे जो है आप कह सकते हैं कि उनका एक तरह से ट्रेड शुरू हो गया था। इन्होंने जो गुलामी का जो एक दौर का जो मुगलों ने शुरू किया हुआ था, तो अंग्रेजों ने भी उसको और ज्यादा बुरा कर दिया।
इतना बुरा ये मुगलों ने नहीं किया था, बल्कि जितना बुरा अंग्रेजों ने किया। इतने ऐसे से आप उसको पढ़कर देखेंगे कि किस तरह से ये रवैया जो है गुलामों से रखते थे अंग्रेज लोग, बहुत ही ज्यादा। इंडिया की आप हिस्ट्री पढ़कर देख लें कि खुद जो इंडियंस हैं उनको वो डॉग कहते थे। एथनिक ग्रुप, इसकी वजह से बहुत सारे ग्रुप बन गए थे। एथनिक ग्रुप बोले तो रिलीजियस ग्रुप और कल्चरल ग्रुप है ना, ये बन गए। डेमोक्रेसी स्प्रेड इन कंट्रीज, और इन लोगों की वजह से एक लोकतंत्र की स्थापना हुई। इंडिया के अगर हम देखें, इससे पहले यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, बल्कि राजा हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद एक तरह की डेमोक्रेसी हुई, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। इसके अलावा जो इनका प्रभाव रहा वो है बाउंड्री डिस्प्यूट्स के। एक तरह की इन्होंने जो है, सब देशों की पहले ऐसी कोई सीमा तो नहीं थी, लेकिन मतलब थी, लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी जितनी आजकल है। तो बाउंड्री डिस्प्यूट, इनकी वजह से जो सीमा है उनमें आज भी डिस्प्यूट बना हुआ। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इससे जूझ रहे हैं, चाहे वो इसराइल फलस्तीन की सीमा हो, चाहे वो पाकिस्तान और भारत की सीमा हो, चाहे वो चाइना और भारत की सीमा हो। तो बहुत सारे देश इस बाउंड्री को, ये जो सरहद है, इनको लेकर आज भी डिस्प्यूट उनमें बना हुआ है। अच्छा, इस समय का, क्योंकि हमने इसको एज ए लिटरेरी थ्योरी पढ़ा है, तो इस समय का लिटरेचर में क्या क्या चीज देखने को मिलते हैं, हिस्ट्रिकल, यानी हिस्ट्री बहुत ज्यादा देखने को मिलती है लिटरेचर में। इसके अलावा रिलीजियस, धर्म देखने को मिलता है। डिडैक्टिक देखने को मिलता है। डिडैक्टिव मीन्स यानी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो देखने को मिलती है, डिडैक्टिक। स्लेव नैरेटिव, इस तरह से जो गुलामी का जो एक लिटरेचर है, गुलामों का लिटरेचर, वो देखने को मिलता है। रियलिटी देखने को मिलती है कि उस समय क्या चल रहा था। और जर्नल्स, उस समय जो जर्नल्स थे, पत्रिकाएं लोग छाप रहे थे, इंडिया के अंदर बहुत सारी पत्रिकाएं छपी तो अंग्रेजों से रिलेटेड, वो देखने को मिलता है। नैरेटिव्स, बहुत सारे नैरेटिव्स हैं। पोइट्री भी देखने को मिली उस समय, और पैट्रियटिज्म, और जो देशभक्ति की जो पोइट्री है या प्रोज है, वो देखने को हमें मिला। इस समय जो लोग लिटरेचर लिख रहे थे, उनमें जो कुछ स्पेशल है, जो खास लोग हैं, उनमें है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि जोसेफ कॉनरेड लिखे। इनका जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है जोसेफ कॉनरेड का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़कर हम बहुत अच्छे से कोलिज्म को समझ सकते हैं। इसके अलावा थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे, ये एक अफ्रीकी राइटर है। इन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट ये वर्क लिखा है, नॉवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पैसेज टू इंडिया, ई.एम. फोस्टर ने पैसेज टू इंडिया ये लिखा है। इसमें हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों के और इंडियन जो पीपल हैं उनके बीच में कैसे रिश्ते थे, क्या क्या उनके बीच में समस्याएं थी, जो भी उनसे रिलेटेड जो भी चीजें थी, इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा व्हाइट मैन्स बर्डन और बाय रडियार्ड किपलिंग, बहुत ही कंट्रोवर्शियल आप इसको बोल सकते हैं। रडियार्ड किपलिंग ने लिखा था व्हाइट मैन्स बर्डन, आप इसको जरूर पढ़ना। तो ये लिटरेचर है जो कि कोलोनिज्म से रिलेटेड है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर समझ आ गया होगा। आज के लिए तो काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।